अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 35। इस मकसद के लिए मैं जान पर खेल कर एक दाव आजमाने के लिए जा रहा था। खतरा मोल लिए बगैर वैसे भी कोई चारा न था। चारों आदमी मुझे चबूतरे पर इस आलम में झुका चुके थे कि मेरी नाक और पेशानी चौबी चबूतरे को छूती थी और मैं चबूतरे में रची हुई लहू की बू महसूस कर सकता था। वैसे तो उसे ना जाने कितनी मर्तबा किन किन तरीकों से धोया गया होगा, लेकिन लहू की बू शायद किसी भी तरीके से कभी नहीं जाती, या फिर मेरी कुव्वत शामा को ही कोई खास पहचान हो चुकी थी। हालांकि अभी मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा खूंरेजी देखी तक न थी। हबाश ने पोजीशन संभाल ली थी। माहौल पर बला का सकूत तारी हो चुका था। इस सकूत में मैंने शाई की तेज आवाज सुनी और पूरी कुव्वत सर्फ करते हुए बिजली की सी तेजी से अपना सर चबूतरे पर से हटा लिया। वो चारों आदमी पूरी तरह से लड़खड़ा गए थे जिन्होंने मुझे काबू किया हुआ था। कुल्हाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ चौबी चबूतरे में इतनी गहरी गड़ चुकी थी कि फौरी तौर पर उसे निकालना हबाश के लिए नामुमकिन ही रहा। अगर कुल्हाड़ी को मेरी गर्दन से गुजरना पड़ता तो शायद उसकी रफ्तार में इतनी तेजी न रहती और वो चौबी चबूतरे में इतनी तेजी से ना धंसती चली जाती। अलबत्ता मेरा सर यकीनन एक हकीर गाजर मूली के सिरे की तरह कट कर कहीं दूर जा गिरता। हबाश कदरे झुक कर कुल्हाड़ी को निकालने के लिए जोर आजमाई कर रहा था जब मैंने उसकी पसलियों पर लात रसीद की। जूडो की इस्तिलाह में ये चाप सुई थी। हबाश की एक दो पसलियां जरूर टूटी थीं, लेकिन ना तो वो उलट कर गिर पड़ा और ना ही ज्यादा पीछे हटा था। महज जरा सा लड़खड़ा कर संभल कर खड़ा हुआ। उसके हलक से गुसीले सांड की सी डिकराहट नमूदार हुई और वो कुल्हाड़ी का ख्याल तर्क करके मुझ पे तेजी से झपटा। मैं झुकाई देकर दरमियान से निकल गया और वो बैक वक्त उन चारों आदमियों को साथ लेते हुए फर्श पर ढेर हो चुका था जिन्होंने चंद लम्हे पहले तक मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इससे पहले कि वो उठ सकता, पैलेस में कहीं गोलियों के धमाके गूंजने लगे। सब अपनी अपनी जगह साकित हो चुके थे। दफातन प्रिंस के दो आदमियों ने होल्स्टर से पिस्तौल निकाले और दरवाजे की तरफ को लपके। बाकी दो लोगों को हबाश के हाथों न जाने कहां जर्ब पहुंच चुकी थी कि वो तकरीबन दोहरे हो चुके थे और बुरी तरह से कराहते नजर आते थे। ठहरो, प्रिंस ने उन दोनों को हुक्म दिया जो रिवॉल्वर लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते थे। प्रिंस सख्त तजब्जुब में नजर आता था। दोनों स्याहफाम लोग रुक कर पलटे, लेकिन इससे पहले कि प्रिंस उन्हें कोई हुक्म दे पाता तहखाने की बत्तियां बुझ गईं और यहाँ पर गुप्त अंधेरा छा गया। मैं फौरन ही रेंग कर चौबी चबूतरे की आड़ में चला गया। तहखाने में गहरा सकूत छा गया था। ऐसा लगता था जैसे सब ने सांसें तक रोक रखी हूँ। ऊपर फायरिंग भी थम चुकी थी। दफातन तहखाने की सीढ़ियों पर धड़ धड़ की आवाज सुनाई देने लगी। फिर किसी ने जोरदार ठोकर के साथ दरवाजा खोल दिया। बॉस होशियार। दूसरे ही लम्हे मजबूत और मोटा चौबी दरवाजा एक जबरदस्त धमाके के साथ टुकड़ों में तब्दील होकर फर्श पर आकर गिर गया और तहखाने में बारूद की बू फैल गई थी। दरवाजा हैंड ग्रेनेड से उड़ाया गया था। उसी लम्हे तहखाने की बत्तियां रोशन हो गईं और मैंने छन्ना को बिला खौफो खतर आंधी तूफान की तरह अंदर आते देख लिया था। उसके हाथ में स्टेन गन थी। प्रिंस के दोनों लोग जिन्होंने हाथों में रिवॉल्वर निकालकर पकड़े हुए थे दरवाजे की तरफ लपके। अभी तक अपनी जगह सलामत ही खड़े थे, लेकिन उनकी अकल जैसे खप्त होकर रह गई थी। फिर उन्होंने बेमकसद से अंदाज में रिवॉल्वर बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन छन्ना ने इंतजार न किया और स्टेन गन से बर्स्ट मार दिया। उनमें से एक का जिस्म तो गोया धड़ पर से दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। दूसरा हवा में कई फुट उछला और फर्श पर गिरकर साकित हो चुका था। दूसरे जो दो लोग फर्श पर ढेर पड़े थे, उनमें से एक पनाह की तलाश में मेरे करीब ही आ पहुंचा था। मैंने उसकी कनपट्टी पर ठोकर रसीद की। वो बिलबिलाकर दूर जा गिरा। दूसरे ही लम्हे स्टेन गन की गोलियां उसे और उसके साथी के अलावा
हबाश को भी चाट चुकी थी। छन्ना स्टेन गन का कुछ ज्यादा ही आजादाना इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसे इतनी खुरेजी की हिदायत नहीं की थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि प्रिंस मेरा क्या हशर करने लगा था और इससे पहले यहाँ ना जाने कितने इंसानों को जमाना कदीम के जल्लाद सिफ्त हुक्मरानों के रिवायती अंदाज में मौत के घाट उतारा गया होगा। तब मैंने छन्ना को इस सिलसिले में तंबीह करने का इरादा तर्क कर दिया। मैंने चबूतरे की आड़ से देखा, छन्ना स्टेन गन थामे तहखाने के वस्त में तन्हा खड़ा था और प्रिंस शोम्बई उसके सामने चंद कदम के फासले पर फर्श पर औंधा पड़ा था। उसने दोनों हाथ गुद्दी पर रखे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि वो कोई मज़ाहमत ना करने का ऐलान करता हो। उसके हलक से अजीब घिघियाई हुई आवाजें निकलती थी। बॉस, तुम कहाँ हो? छन्ना ने इधर उधर देखते हुए पुकारा। मैं चबूतरे की आड़ से बाहर निकल आया। दिलदार कहाँ है छन्ना? मैंने उससे सवाल किया। बॉस, वो प्रिंस के मुहाफिजों की लाश कार में डालकर समंदर में फेंकने जा रहा है, छन्ना ने आहिस्ता से जवाब दिया। दिलदार यूं तो मेरी कंपनी में सुपरवाइजर था, लेकिन दर हकीकत मेरे जाननिसार साथियों के उसी दस्ते में शामिल था जो मैं और छन्ना मिलकर तैयार करते थे। अभी तक मैं और छन्ना ऐसे सिर्फ 2 साथी ढूंढ पाए थे। एक का नाम दिलदार और दूसरे का नाम तहसीन था। दिलदार तो चौड़ा चकला और खूबसूरत सा जवान था। उसकी मजबूती उसकी जिस्मानी साख्त से ही नुमाया थी, लेकिन तहसीन एक छुपा रुस्तम इंसान था। बज़ाहिर वो फाकों का मारा कोई मुखन्नी सा शायर नजर आता था, लेकिन उसके दुबले पतले जिस्म में कुदरत ने हैरत अंगेज खूबियां भर दी थी। मजे की बात तो ये थी कि बुनियादी तौर पर वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर था, मगर अब ये बात शायद उसे खुद भी सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद आती होगी। इस बुनियादी हुनर से कता नजर खंजर जनी, तैराकी, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और शिकार में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ किस्म के शिकंजे तैयार करने में उसका सानी मिलना अब मुश्किल था। हैरत की बात तो ये थी कि इस कदर दुबला पतला होने के बावजूद बला का ताकतवर और सख्त जान इंसान था। ऑक्टोपस की तरह अगर किसी को गिरफ्त में ले लेता तो वो अपने आप को छुड़वा नहीं सकता था, और सख्त जान इतना था कि 3-4 दिन मुसलसल भूखा रहने के बावजूद उसकी जिस्मानी फुर्ती और सलाहियतों में कोई फर्क नहीं आ सकता था। लाशें समंदर में भिजवाने का तो तुमने नाहक तरद्दुद किया ना, मैंने छन्ना से कहा और जहाजी साइज के कमोड की तरफ इशारा कर दिया। लाशें समंदर में पहुंचाने का तो यहाँ एक आला और निहायत बेहतरीन इंतजाम मौजूद था। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा, और तहसीन कहाँ पर है? वो स्विच बोर्ड में घपला कर रहा था, आता होगा अभी, छन्ना ने जवाब दिया। अच्छा, प्रिंस को तो मैं संभालता हूँ, मैंने कहा। तुम उन 4 स्याहफाम लोगों की तलाशी ले लो। इनमें से किसी की जेब में हथकड़ी की चाबी तो जरूर होगी जो मेरे हाथों को लगी हुई है। छन्ना चाबी की तलाश में लाशों की जेबें टटोलने लगा। मैंने प्रिंस की ठोड़ी पर हल्की सी ठोकर रसीद की। क्या हाल है प्रिंस? क्या हाल है तुम्हारा? मैंने उससे सवाल किया। तुमने वाकई यकीन कर लिया था कि मैं तुम जैसे कमीने दुश्मन से मिलने के लिए बगैर किसी इंतजाम के निकल खड़ा हूँगा? भूल थी तुम्हारी। मुझे मत मारना, खुदा के लिए मत मारना। प्रिंस ने मेरी बात पर ध्यान दिए बगैर घिघियाते हुए मुझसे इल्तिजा की। तुम्हें मारना ही तो नहीं चाहता ना, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, वरना पहली मुलाकात में ही तुम्हारा किस्सा पाक कर देता ना। तुम्हें मारना ही तो नहीं है। छन्ना ने हथकड़ी एक तरफ फेंक दी और पुरख्याल नजरों से प्रिंस की तरफ देखना चाहा। वो बौखला कर रह गया। अब तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? उसने अजीब से अंदाज में हमसे सवाल किया। सलूक? मैंने मुलायमियत से कहा और छन्ना की तरफ देखा। प्रिंस को बताओ कि हम इन्हें एक मामूली सी जहमत देना चाहते हैं, बस। छन्ना ने थैले से टाइप शुदा अदालती और सादा से कागजात का एक पलंदा निकालकर प्रिंस के सामने रख दिया और एक कलम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन तमाम कागजात पर चुपचाप दस्तखत कर दो, बाकी कार्रवाइयां हमारे वकील खुद ही निपटाते रहेंगे। इन तमाम कागजात पर दस्तखत के बाद ये पैलेस हमारी कंपनी के कंस्ट्रक्शन डिवीजन की मिल्कियत बन जाएगा। उसने फर्श से कलम उठाया और झुककर तेजी से कागजात पर दस्तखत करना शुरू कर दिए। छन्ना स्टेन गन की नाली से उसे बताता जा रहा था कि कहाँ कहाँ दस्तखत करने होंगे उसे। अब दस्तखत से फारिग होकर उसने थूक निकलते हुए पूछा, अब तुम ऊपर चलोगे, अपनी जरूरत की चीजें एक सूटकेस में डालोगे, इसके बाद हम तुम्हें तुम्हारे तैयारे तक छोड़ने चलेंगे। मैंने उसके प्रोग्राम से उसे मुत्तला करना चाहा। एयरपोर्ट पर तुम यहीं से रेडियो के जरिए अपनी फ्लाइट प्लान करोगे और अपनी रियासत की तरफ परवाज करके फौरन यहाँ से निकल जाओगे।
और अगर जिंदा रहना चाहोगे तो कभी हिंदुस्तान का रुख भी नहीं करोगे। मैं कभी नहीं आऊंगा, मेरा तो पहले भी यही इरादा था। वो जल्दी से बोला, अगर तुमने खामखा चालाक बनने की कोशिश ना की होती ना तो तुम्हें 2 लाख रुपया भी मिल जाता और इतने साथियों से हाथ भी ना धोने पड़ते। मैंने आहिस्ता से कहा, दरअसल मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ इस पाए के लोग भी पाए जाते हैं। उसने हिचकिचाते हुए इंकिशाफ किया। पैलेस मेरी मर्जी के मुताबिक सेट हो चुका था और महताब एक गवर्नेंस और एक बॉडीगार्ड के साथ इलाज के लिए लंदन रवाना हो चुकी थी। अब मैं सोच रहा था कि किसी भी रोज एक दिन के लिए पूना चला जाऊं। अपने कॉलेज फोन करके मैंने मदन मोहन के घर का एड्रेस मालूम कर लिया था। मैं चाहता तो छन्ना, दिलदार या तहसीन में से किसी को भेज कर भी मदन मोहन को उसी तरह उठवा सकता था जिस तरह नौकर के हाथ बाजार से कोई सौदा सल्फ मंगवाया जाता है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये काम मैं खुद ही अंजाम देना चाहता था। फिर एक रोज मैं अपनी खुशकिस्मती पर खुद ही रश्क किए बगैर न रह सका। मैं जिसकी तलाश में इतने दिन से पूना जाने का प्रोग्राम बनाता था वो मुझे बम्बई में ही नजर आ गया। जिस तरह पूना से आने के बाद से अब तक मेरी अपनी तमाम शक्लो शबाहत और रख रखाव में खासा फर्क भी आ चुका था, इसी तरह मदन मोहन भी ज़ाहिरी तौर पर काफी तब्दील हो चुका था। वो वक्त से पहले ही बहुत पक्का आदमी सा नजर आने लगा था। आंखों के पपोटे और जबड़े खासे भारी नजर आते थे। बाल उसने बहुत ज्यादा बढ़ा रखे थे। सिगरेट की जगह सिगार पीना शुरू कर दिया था। बड़ी नफीस तराश खराश का सूट पहने हुए था और कोई मुअज़्ज़ज़ कारोबारी आदमी नजर आता था। मैं पहली नजर में शायद उसे ना पहचानता और उसके करीब से तेजी से गुजर कर चला जाता। मुझे सिर्फ उसकी आवाज ने चौंकाया, हालांकि वो बहुत धीमे लहजे में बात कर रहा था और कुछ उसकी आवाज पर खुमार का भी गलबा था, मगर न जाने क्यों उसका लबो लहजा मेरी समात पर गोया नक्श था। वो उस वक्त निशात नाइट क्लब के रिवॉल्विंग डोर के एक तरफ से बाहर निकल रहा था और मैं दूसरी तरफ से अंदर जाने लगा था। एक अमरीकी फर्म के 2 नुमाइंदों से यहाँ मेरी कोई खास मुलाकात थी जिसका वक्त पहले से तय हो चुका था। मैं घूमते दरवाजे से अंदर तो चला गया, लेकिन उस वक्त मैं मदन मोहन को पहचान चुका था, इसीलिए दूसरी तरफ से उसके पीछे पीछे निकल आया। उसके साथ 30-35 साल की एक इंतहाई हसीन औरत भी थी जिसके माथे पर तिलक चमकता था। वो कासनी साड़ी में थी और उसका जिस्म गोया सांचे में ढला हुआ था। बज़ाहिर वो सीधी सादी और शर्मीली सी औरत नजर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने सामने से आते वक्त एक लम्हे के लिए उसकी तरफ गौर से देखा और उसकी आंखों में छुपी हुई मक्कारी का जायजा भी ले लिया था। अब मैं उसके पीछे चलते हुए उस पर नजर जमाए हुए था। मुझे यकीन था कि ताक्कुब का शुबा अगर हुआ भी तो उस औरत को होगा। मदन मोहन को इसका कुछ होश भी ना होगा। उसके कदम गो के लड़खड़ा नहीं रहे थे, मगर ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल काम न था कि उसने खासी ज्यादा मिकदार में पी रखी है। उसने औरत का बाजू थामने के बहाने दर हकीकत उसका सहारा ले रखा था। पार्किंग लॉट में पहुंचकर वो सब्ज रंग की एक छोटी सी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। स्टीयरिंग औरत ने ही संभाला था और वो उसकी गाड़ी मालूम होती थी। उसने कदरे जारहाना से अंदाज में लेकिन निहायत तेजी से गाड़ी दूसरी गाड़ियों के दरमियान से निकाल ली। उस वक्त तक मैं भी अपनी रोल्स रॉयस में बैठ चुका था। सब्ज स्पोर्ट्स कार सड़क पर पहुंच चुकी तो मैंने भी गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर निकाली और उसके ताक्कुब में रवाना हुआ। दरमियानी फासला मैंने खासा ज्यादा रखा हुआ था क्योंकि अभी शाम का धुंधलका गहरा नहीं हुआ था और रोशनी में रोल्स रॉयस कुछ ज्यादा ही नजर आ जाती। चंद मिनट के सफर के बाद ही सब्ज रंग की स्पोर्ट्स कार एक नई फैशनेबल सी कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी और चंद गलियों में चकराने के बाद एक छोटे से खूबसूरत बंगले के पोर्च में जाकर रुक गई। उस बंगले की दीवारों पर इश्क पेचा की बेलें निहायत शायराना अंदाज में चढ़ी हुई नजर आती थी। गेट के सतूनों पर सिर्फ बंगले का नंबर नजर आता था, कोई नाम वगैरह वहां बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। मैं आगे गुजरता चला गया। गली ज्यादा चौड़ी बिल्कुल न थी। बंगले के आसपास कहीं रुकना मुझे मौजू नजर न आया, लेकिन गली के नुक्कड़ पर एक मुनासिब जगह नजर आ रही थी। यहाँ दरख्तों का एक छोटा सा झुंड भी था जिसकी वजह से तारीकी निस्बतन गहरी थी। करीब ही एक बंगला भी जेरे तामीर नजर आ रहा था। मैंने गाड़ी बैक की और दरख्तों के नीचे ले जाकर दूर खड़ी कर दी।
वहां गाड़ी में बैठे मुझे काफी देर गुजर गई, लेकिन मदन की वापसी के कोई आसार नजर न आए। बिलाखिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रेंगने की सी रफ्तार से उस बंगले के सामने से गुजरने लगा। बंगला यूं सकूत और तारीकी में डूबा हुआ था जैसे वहां कोई जी रूह मौजूद ही ना हो। बालाई मंजिल पर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की में कुछ रोशनी नजर आ रही थी, वो भी शीशों और पर्दों के पीछे से। मदन के निकलने के अभी कोई आसार नहीं थे। ये भी मुमकिन था कि उसका यहीं पर रात बसर करने का कोई इरादा भी हो। मैंने दोबारा गाड़ी दरख्तों के नीचे लाकर खड़ी की। 1 घंटे के इंतजार के बाद जबकि मैं मायूस होकर बंगले में दाखिल हो जाने का इरादा कर रहा था, मदन अचानक ही मुझे बाहर आता दिखाई दे रहा था। वो औरत या कोई और उसे गेट तक छोड़ने भी ना आया था और उसके पास कार वगैरह भी मौजूद ना थी। वो झूमता झामता पैदल ही एक तरफ को चल पड़ा। उसकी चाल में अब बाकायदा लड़खड़ाहट शामिल थी। बंगले में गालिबन उसने और भी पी ली थी और शायद उसी हसीन साकी औरत के हाथों से पी रखी थी। जब वो दूसरी गली में मुड़ चुका तो मैंने गाड़ी की लाइट्स ऑन की और उससे 1 कदम आगे पहुंचकर ब्रेक लगा दी। अरे मदन, तुम यहाँ क्या करते फिर रहे हो? मलगजे अंधेरे में मैंने खिड़की से सर निकालकर कदरे बदली हुई आवाज में उसे पुकारा। वो ठिठका और कछुए की तरह गर्दन आगे करके मुझे पहचानने की कोशिश भी करने लगा। हालांकि वहां रोशनी इस कदर कम थी और मदन पर खुमार इतना गालिब था कि उसकी ये कोशिश बिल्कुल फजूल ही लगी। अरे भाई, पहचाना नहीं? मैं टोनी हूँ, मैंने शगुफ्ता लहजे में कहा। कॉलेज के जमाने में टोनी मदन का गहरा यार हुआ करता था। मुझे नहीं मालूम था कि आजकल वहां है भी या नहीं, ताहम मैंने अंधेरे में तीर चलाया था। अरे टोनी, मदन ने लड़खड़ाती हुई आवाज में सिर्फ इतना ही कहा और पहले से कहीं ज्यादा लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ लपका। करीब आकर वो खिड़की के रास्ते मुझसे गले मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने आहिस्तगी से उसके बाजू पीछे कर दिए। यार, तू यहाँ कहाँ आन मरा? तू तो अमेरिका गया हुआ था, उसने घूम कर दूसरी तरफ से आते हुए कहा। बस परसों ही आया हूँ, तुझे इत्तला ही नहीं दे सका। मैंने उसके लिए दरवाजा खोलते हुए आहिस्ता से जवाब दिया। दरवाजा खुलने पर छत की मध्यम सी बत्ती रोशन हुई तो उसने बैठे बैठे ठिठक कर मेरे बजाय कार का जायजा लिया। उसकी आंखें यूं चुंधिया रही थी जैसे कार में कोई 100 वाट के बल्ब की रोशनी फैली हुई हो। कार तो बड़ी शानदार ली है प्यारे, कहाँ से मार कर लाया है? अमेरिका से ही साथ लाया है क्या? उसने जुमलों के दरमियान हिचकियां लेते हुए कहा और मेरे बराबर सीट में धंस चुका था। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद कर लिया और कार में एक बार फिर अंधेरा फैल गया। सिर्फ डैशबोर्ड से मुख्तलिफ मीटर्स की निहायत धुंधली सी सब्ज रोशनी मेरे हाथों और उसके डायमंड टाई पिन पर पड़ती थी। यहाँ पैदल कहाँ धक्के खा रहे थे तुम? मैंने कार आगे बढ़ाते हुए उससे सवाल किया। मेरी गाड़ी निशात क्लब में खड़ी है, उसने कदरे संभलते हुए लहजे में बताया। यहाँ एक ऊंचे दर्जे की हराफा के साथ आया था। पुरानी वाकिफ कार है, लेकिन तुम्हें पता ही है ये काम निकलने के बाद नौकर को भेजकर टैक्सी तक मंगवा कर नहीं देती। शुक्र है तुम मिल गए, इस इलाके में तो दूर दूर तक टैक्सी भी नहीं मिलती। हम उस वक्त लक्ष्मी मेंशन के सामने से गुजर रहे थे। ये एक चौड़ी चकली पुररौनक और रोशन सड़क थी। मदन ने खिड़की के शीशे से बाहर देखते हुए आंखें सुकेड़ी। तुम निशात क्लब की तरफ नहीं जा रहे क्या? मैं वहां से अपनी गाड़ी ले लेता, फिर घर चला जाता। बाद में किसी को भेजकर मंगवा लेंगे यार। फिलहाल उस इशरत कदे की तरफ चल जो तेरे इस खादिम ने दरियाफ्त कर रखा है। मैंने कहा, वहां भी इस कदर हुस्न शबाब का एक छोटा सा खजाना हमारा मुंतजर बैठा है। मैंने जब गाड़ी अपनी कोठी के ड्राइववे में मोड़ दी तो रविश के दोनों तरफ ग्लोब रोशन थे। मैं गाड़ी बरामदे के छज्जे की तरफ को ले गया जहां रोशनी कम थी। मदन ने गाड़ी से उतरकर चुंधी चुंधी आंखों से इधर उधर देखा और मखमूर लहजे में बोला, ये तो अपने अड्डों से भी कोई ऊंचा अड्डा मालूम होता है। तू तो थोड़े ही अरसे में बड़ी ऊंची चीज बन गया यार। उसने मेरी कमर पर धप रसीद की, फिर हैरत ज़दा लहजे में बोला, और ये तेरे जिस्म को भी मालूम नहीं क्या हो गया, बिल्कुल पत्थर का सा बन गया है। जिधर हाथ मारो हाथ ही झुनझुना कर रह जाता है। यार तुझे तो अमेरिका की हवा बहुत रास आई। मैंने अब भी कोई जवाब न दिया और उसका हाथ थामकर बैरूनी दरवाजा खोलकर जल्दी से उसे ड्राइंग रूम में ले आया। राहदारी में करमू तेजी से आता दिखाई दे रहा था, मगर मैंने दूर ही से आवाज देकर उसे कहा कि वो अपना काम करे, लाइटें वगैरह मैं खुद ही जला लूंगा।
ड्राइंग रूम में पहुंचकर मैंने बैक वक्त सारी लाइटें ऑन कर दी। मदन, जो नशे की वजह से पहले ही जरा जरा रोशनी में आंखें सुकेड़ कर देखता था, अब जैसे अंधा होकर रह गया था। साउंड प्रूफ दरवाजे को ताला लगाकर मैं ऐन उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। अरे! चंद लम्हे बाद उसने आंखें पटपटाते हुए कहा, तुम टोनी तो नहीं? फिर जैसे वो अपने आप से बातें करने लगा, ये आंखें, ये अब्रू, ये नाक, तुम्हारा चेहरा तो काफी हद तक जाना पहचाना मालूम होता है, सिर्फ ये हेयर स्टाइल अजनबी सा मालूम होता है। अरे अरे तुम तो मंसूर। बाकी अल्फाज उसके हलक में ही दम तोड़ गए थे और आंखें यूं फैल गई थी जैसे उसने अपने सामने किसी अफरियत को देख रखा हो, जिसके बारे में सिर्फ उसने किस्से कहानियों में पढ़ा हो और जिसके वजूद पर उसे कभी यकीन ही ना आता हो। उसका नशा यूं यकलख्त हिरन हो गया जैसे उसे बिजली का शॉक लगा दिया गया हो। फिर उसने फुर्ती से कोट की अंदरूनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे मालूम था कि उसके पास बगली होल्स्टर में रिवॉल्वर भी मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे निकाल पाता, मैंने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद कर दिया। वो हल्की सी चीख के साथ दूर जा पड़ा। उसका हाथ एक बार फिर बगल की तरफ बढ़ने ही लगा था कि मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसकी पसलियों में ठोकर रसीद कर दी। बगल की तरफ बढ़ता हुआ उसका हाथ यूं सख्ती से पसलियों पर जम चुका था जैसे वहां खंजर घोंप दिया गया हो। मैंने उसका हाथ पसलियों से हटाकर जूते तले दबा लिया और झुककर उसके होल्स्टर से रिवॉल्वर भी बाहर निकाल लिया। रिवॉल्वर अपनी जेब में रखकर मैं मदन को छोड़कर एक तरफ को हट गया। उसने उठने की कोशिश ना की, वहीं पड़ा जख्मी कुत्ते की तरह हाँफता रहा। उठो मेरी जान, उठो ना, मुझ पर हमला करो। बड़ी दुआओं के बाद तो तुमसे मुलाकात हुई और तुम यूं थके हुए अजीब से अंदाज में लेट गए हो। क्यों? मैंने मुलायमियत से सवाल किया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं मंसूर। अचानक उसने लेटे ही लेटे मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी मदन प्यारे? मैंने पहले से ज्यादा मुलायमियत के अंदाज में उससे पूछा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां की उन सब की माफी, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सिर्फ मेरे साथ? मैंने हल्की सी हैरत से पूछा। उसके चेहरे की जर्दी कुछ ज्यादा बढ़ गई। तो क्या महताब से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी? सरसराती सी आवाज में वो सिर्फ इतना ही पूछ सका, शायद जुमला भी मुकम्मल नहीं कर सका था। हाँ, महताब से मेरी अच्छी मुलाकात हो चुकी। मैं उसका मस्ख शुदा चेहरा देख चुका, उस पर जो कुछ बीती वो भी सुन चुका। मेरी माँ भी मुझसे अचानक मुलाकात के सदमे की ताब ना लाकर मर चुकी। सिर्फ एक तुम्हारी जात ने, सिर्फ तुम्हारी खबासतों ने कितने इंसानों को कैसी कैसी नाकाबिले तलाफी तबाहियों से दोचार कर दिया। क्या तुम्हारे ख्याल में महज तुम्हारे माफी मांगने से ये सब जख्म और सब लोगों के जख्म क्या भर जाएंगे मदन? तब उसने महसूस कर लिया कि माफी मांगने से कुछ नहीं बन पड़ेगा। मौत के जाल में फंसे हुए दरिंदे की तरह मायूसी और दिल बर्दाश्तगी की इंतहा पर आखिरी और भरपूर कोशिश के लिए वो सारी तवानाई जमा करके उठा और मुझ पर झपटा। उसने मेरी पसलियों पर घूंसा रसीद करने की कोशिश की। ये घूंसा कलाई पर रोकते हुए मैंने उसकी कनपट्टी पर कराटे का निहायत हल्का सा हाथ रसीद किया कि कहीं वो मर ही ना जाए। वो एक बार फिर कालीन पर जा पड़ा और सर को यूं दाएं बाएं झटकने लगा जैसे उसकी बिनाई जा रही हो। चंद लम्हे बाद उसने दोबारा उठने की कोशिश की। उसका चेहरा पसीने में तर हो चुका था। वो मुझे इंसान नहीं, कोई गलीज हैवान मालूम होता था। मैंने दीवार गिर अलमारी से वो खास किस्म का चाबुक निकाल लिया जो न जाने कब से ऐसे ही किसी मौके के इंतजार में वहां पड़ा था। उसकी रस्सी दर हकीकत चमड़े के रेशों को बल देकर तैयार की गई थी और अगर ज्यादा जोर से मारी जाती तो गोश्त में उतर भी सकती थी। मैंने चाबुक घुमाया और दूसरे ही लम्हे शाय की आवाज के साथ उसकी गर्दन पर रसीद करना चाहा। वो यूं बिलबिलाकर उठ खड़ा हुआ जैसे गलती से कालीन पर नहीं कांटों की सेज पर गिर गया हो। दूसरा वार मैंने उसकी टांगों पर किया। वो टांगों को पकड़कर दोहरा होते हुए एक बार फिर कालीन पर ढेर हो चुका था। मैं उसके ऊपरी धड़ पर चाबुक नहीं मार रहा था क्योंकि मुझे अंदाजा था कि वहां उसके दबीस कोट की वजह से उसे ज्यादा तकलीफ भी नहीं पहुंच सकेगी। बचाओ बचाओ! मदन अब बाकायदा किसी ऐसी औरत की तरह चीखने लगा था जिसकी इज्जत पर हमला किया जाता हो। चीखने का शौक भी पूरा कर लो मेरी जान, मैंने चाबुक हवा में घुमाते हुए आहिस्ता से कहा।